हेलो सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो जी बोलिए। जी किनको कुछ पूछना था वो पूछ सकते हैं, अभी पूछिए। या तुषार जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर वाले इसमें ये होगा तो कैसे कनेक्टेड होगा करके। मैं नहीं, आप क्वेश्चन को पूरा क्लियरली पूछिए तो एक पिक्चर आपके सामने है तो इजी रहेगा हमको हम लोगों को बताने के लिए कि आप क्या पूछ रहे हैं सर। मैं बताता हूँ सर, ये पूछ रहे हैं कि टेरिस से जब कनेक्ट होता है अपना कमर, तो वो किसके माध्यम से प्रेशराइज रहेगा। विनोद जी आवाज कट रहा है। है सर कि जब टेरिस अपना ओवरहेड मैकअप टैंक है उससे जब हमारा ये कमर कनेक्ट रहेगा तो वो प्रेशराइज कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा। ये कौन पूछ रहा है विनोद? ये कौन विनोद पूछ रहा है जी, क्वेश्चन? तुषार नहीं करके हैं, विनोद वो जी, तो क्वेश्चन पूछा किसने? तुषार करके हैं एक। तुषार कहाँ पर है? हेलो। हाँ हाँ सर, मैं थोड़ा बाद में ज्वाइन किया था ना, उसके बारे में जानकारी नहीं लिया था। अच्छा अच्छा। तुषार जी, मैं एक छोटा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका सर फायर लाइन में आप हैं क्या? हाँ सर, मैं फायर लाइन में, मैं ओएनजीसी में मुंबई में कार्यरत हूँ सर। नमस्कार सर। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि बेसिकली देखिए, ओवरहेड टैंक है तो ओवरहेड टैंक से कोई लाइन को चार्ज करने के लिए ना आप एक ओवरहेड पंप भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम एक कह सकते हैं कि छोटा 5 HP का 10 HP का, ये डिपेंड करता है आपके पास एरिया कितना है या बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो जैसे कि हम नीचे से उसको पंप्स के थ्रू चार्ज कर सकते हैं और ऊपर हमने एनआरवी लगा रखा है, तो वैसे ही हम ऊपर से भी उस लाइन को नीचे की ओर तो चार्ज करते ही ओवरहेड टैंक से। तो अगर आप कह रहे हो कि प्रेशर मेंटेन करना है और प्रेशर बढ़ाना है, तो एक तो ग्रेविटी का फोर्स है सर, एक तो ग्रेविटी है उसमें, और दूसरा ये कि अगर मैं हेड पर एक ओवरहेड पर एक जॉकी पंप लगा लेता हूँ 5 HP का 10 HP का, डिपेंड करता है कि मेरा वॉल्यूम कितना है, फायर फाइटिंग का वॉल्यूम कितना है, तो या बिल्डिंग की हाइट कितना है, उस उन चीजों को कैलकुलेट करके देखूंगा ना, तो मेरे को ऊपर एक ओवरहेड टैंक के पास एक जॉकी पंप में ऐड कर सकता हूँ सर, अगर लाइन को प्रेशराइज करना है। ओके। और नीचे से तो उसके इनलेट दिए हुए हैं, नीचे तो उसके इनलेट दिए हुए हैं लाइन को नीचे से चार्ज करने के, क्योंकि जो नीचे से चार्जिंग जाएगी, ऊपर तो एनआरवी लगा है तो टंकी में पानी वापस तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे नहीं कि वो जाएगा। एनआरवी का जो, हाँ बराबर है, तो वो क्या है कि एनआरवी का जो मुंह है ना, वो पानी को ऊपर से नीचे फेंकेगा, नीचे से ऊपर नहीं लेगा। तो ऊपर से नीचे अगर हमें प्रेशराइज पानी फेंकना है ना, तो मैं, बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें, एक जो ये मेन लाइन आ रही होती है 250, वो 250 mm की, 250 mm की, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 250 mm की या 200 mm की जो भी हम मेन पाइपलाइन यूज करते हैं ना,
तो उसमें हम एक 100 mm का लाइन लेके और फिर उसके नीचे रिड्यूसर लगा के और उसको 50 mm में कन्वर्ट करके एक 5 HP के जॉकी पंप के मेन इनलेट में जोड़ सकते हैं। फिर वहां से उसका आउटलेट घुमा के लाएंगे और 200 mm के पाइप के ऊपर ऐसे आउटलेट को यू शेप में लाके ऐसे यूं जोड़ देंगे। तो हमें पानी खींचना और पानी फेंकना दोनों का हमारा काम हो जाएगा और लाइन हमारी प्रेशराइज हो जाएगी सर। ओके सर, एकदम मेरे को अभी क्लियर समझ में आ गया। ओके हाँ, मतलब ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ना आपको ऊपर, ये जो टंकी से जो लाइनें निकल के दिख रही है ना आपको, गेट वॉल्व है, एनआरवी है और जो ये आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि लाइन चार्ज करेंगे तो एनआरवी के आगे कनेक्शन देंगे, एनआरवी के पीछे और गेट वॉल्व के बीच में कनेक्शन नहीं देंगे, एनआरवी के आगे देंगे। तो क्या है, क्यों? क्योंकि हमें पानी फेंकना है नीचे, हमें ऊपर आते हुए पानी को भी नीचे फेंकना है और जो ऊपर से पानी नीचे जा रहा है उसको तो फेंकना ही फेंकना है। तो हम एनआरवी के आगे लगाएंगे, जो हमारा पाइप गिर रहा होगा ना नीचे और जो एनआरवी होगा उसके बीच में से हम इनलेट लेके जॉकी पंप में जोड़ देंगे और फिर जॉकी पंप के डिस्चार्ज से उसको मेन लाइन के ऊपर लाके यू शेप में जोड़ देंगे और सीधे वो पानी को प्रेशराइज करके आगे निकाल देगा। अच्छा, और कोई सवाल? नहीं, अभी चैट में तो कुछ नहीं है। विनोद जी का एक मैसेज है, मैं सबके लिए पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पहले कि ये डाउन कमर है, इस पे बहुत सारे गुरु लोग हैं, उन्होंने इतना सारा वीडियो बनाया है, इतना वीडियो बनाया है कि वो डाउन कमर में COMER नहीं है, कुछ और है। अच्छा, नेक्स्ट पेज कर दो। अच्छा, अच्छा, मैंने ये बात पहले भी बताई थी। अभी जैसे तुषार जी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो सेक्शन 2 है ये टर्मिनोलॉजी है एनबीसी में, और मैंने जनरली वही टर्मिनोलॉजीज अपने प्रेजेंटेशन में रखी हैं जो हम डेली या रोजमर्रा की लाइफ में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि पहली टर्मिनोलॉजी मैंने रखी थी मींस ऑफ इग्रेस की, जो उसके पॉइंटर्स थे एग्जिट स्टेयरवे, एग्जिट डिस्चार्ज, एग्जिट एक्सेस, एग्जिट पैसेजवे और कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल, वो थे। उसके बाद फिर मैं सेकंड नंबर पे आया था डाउन कमर पे तुषार जी ने ज्वाइन कर लिया था, तो वहां से डाउन कमर के बारे में भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी एक नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी लाइटिंग और स्केप लाइटिंग। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के। उसमें हमें लगता है इमरजेंसी स्केप लाइटिंग हम कभी कभी बोल जाते हैं, या इमरजेंसी इवैक्यूएशन लाइटिंग भी हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करने लगे हैं। मतलब जितना जितना हमारा फायर में एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है ना फायर सेफ्टी में, हम उतना थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज अपने तजुर्बे से भी जोड़ते चले जा रहे हैं। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज हैं, वो क्या है, क्लॉज 2.12 में दिया हुआ है इमरजेंसी लाइटिंग और क्लॉज 2.14 में लिखा हुआ है स्केप लाइटिंग। बड़ा सिंपल है, इनके शब्दों को अगर समझेंगे तो इनके नाम में ही बहुत क्लैरिटी होती है कि इमरजेंसी लाइटिंग तब इस्तेमाल की जाती है जब बिल्डिंग की मेन सप्लाई खत्म हो जाती है। हमारे फायर के टर्म में क्या होता है कि जब हम फायर फाइटिंग करते हैं तो मेन सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं, तो उस समय क्या काम करता है, वो इमरजेंसी लाइटिंग काम करती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी पूछे सर। सर जब आप जैसे बोल रहे हो कि इमरजेंसी लाइटिंग एक पार्ट होता है, लेकिन जब फायर कॉल होता है तो बिल्डिंग में ऐसी कोई लाइट नहीं होती है। सब जब अपन एंटर करते हैं एक फायरमैन, हेलो सब, आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? हाँ बोलिए। जब एक फायरमैन जब एंट्री करता है बिल्डिंग के अंदर, तब उसके पास कोई ये ऐसा लाइटिंग नहीं होता है कि जैसे कि आप दिखा रहे हो कि एग्जिट एस्केप यहाँ से जाना है, कि उस टाइम पे कोई अपने को कुछ दिखाई नहीं देता है सर? देखिए साहब, उसमें क्या होता है ना कि ये देखिए डिपेंड करता है कि किस मटेरियल किस फ्यूल की वजह से आग लगी है। अब आग लगने के बाद एक सामान्य धारणा क्या है हम लोगों की कि धुआं काला ही होता है,
कुछ कुछ आगों में ऐसा होता है जो अलग अलग टाइप के फ्यूल्स होते हैं कि उनमें धुआं कैसा होता है, ग्रे कलर का भी होता है, डार्क ग्रे कलर का भी होता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर फ्यूल ऐसे होते हैं, केमिकल होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, जब वो जलते हैं तो वो काला धुआं फेंकते हैं। तो हम लोगों को फायर कॉलेज में क्या सिखाया गया था कि जब कभी भी फायरमैन किसी प्रेमाइसेस में एंटर करता है और वो प्रेमाइसेस, वो बिल्डिंग, वो जगह धुएं से भरी हुई है, तो हमको बताया गया था कि ब्रीदिंग apparatus सेट का इस्तेमाल करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए, रोप्स एंड लाइंस का इस्तेमाल करते हुए हमें बिल्डिंग के अंदर जाना है। लेकिन साहब ये क्या है, ये एक है थ्योरिटिकल बात। ये जो मैंने आपको बात बताई ये है थ्योरिटिकल सर मैं बात। आपकी इसमें मैं ये बताता हूँ, जब हम क्रॉलिंग मेथड उस मेथड में करते हैं कि जिस अब बिल्डिंग में जगह नहीं है जाने के लिए या नहीं कुछ नहीं नहीं ये होता है, तब अपन क्रॉलिंग मेथड करते हैं। नहीं 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 साहब, क्रॉल के मेथड में क्या है ना कि कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है क्रॉलिंग का। जब जब अभी आप अपना आपने एनएफएससी एक मिनट दादा, एक मिनट। तो तुषार जी आपका हाँ, क्वेश्चन क्या था, फिर से मुझे बोलिए एक बार। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हम लोग को दिखता नहीं है, जब हम लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं ना तो दिखता नहीं है। देखो इसका मैं आपको ये भी जवाब दे सकता था कि ये तो बिल्डिंग की मतलब इमरजेंसी लाइटिंग, उन्होंने कितने लक्स का, कितने ल्यूमेंस का उन्होंने अपनी कैपेसिटी, लेकिन उनका क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा है। नहीं उनका उनका क्वेश्चन क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सिनारियो पे है। उनका जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। ये जो अभी हम लोग एनबीसी में जो पढ़ रहे हैं, इनिशियल जो हम लोग जो अभी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तुषार जी, ये बेसिकली जो वहाँ ऑक्यूपेंट जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे बाहर और निकालना होने है, चाहिए। उनके लिए है। जब फायर फाइटिंग जब आप करने जाते हैं तो फायर फाइटर को पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो आप टाइमिंग देखिए, और उसके हिसाब से क्या क्या सिस्टम जो रहता है वो दोनों का डिफरेंस अलग है। अभी जो हम लोग हाँ, बात कर ये रहे हैं भी बात है, ये भी बात है। वीरेंद्र की बात बिल्कुल ठीक है। ये जो इमरजेंसी लाइटिंग और स्केप लाइटिंग है, ये एक्चुअली जो ऑक्यूपेंट आपके फ्लोर के अंदर है उनको सेफ असेंबली एरिया तक पहुंचाने के लिए जो बिल्डिंग के अंदर का रास्ता है। लेकिन हुआ क्या कि तुषार जी ने बाहर से पूछा, तुषार जी ने अपने लेवल पर आके चीजों को पूछा कि मैं एज अ फायर फाइटर जब बिल्डिंग के अंदर एंटर करता हूँ, इनका ये मानना है कि जब मैं एंटर करूंगा तो मैं इवैक्यूएशन के लिए हेल्प कर पाऊंगा। इवैक्यूएशन एक ऐसा प्रोसीजर है सर जो लोगों को ट्रेंड किया जाता है और उनको सेल्फ होके निकलना होता है। फ्लोर मार्शल होते हैं, जैसे मैंने इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के पिछले सेशन में ये बात बताई थी कि फ्लोर मार्शल होते हैं, फ्लोर वार्डन होते हैं, फायर वार्डन होता है, वो सारे एक लाइन में रहते हैं और इवैक्यूएशन में हेल्प करते हैं। तो आपने फायर फाइटर के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा, तो फायर फाइटर के लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि जब हमने एनएफएससी किया था और हमारी एनएफएससी की किताब में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि क्रॉलिंग मेथड फायर फाइटिंग पर जाने के लिए, अगर बिल्डिंग में बहुत धुआं भरा हुआ है और आप जाने में असमर्थ हैं बिल्डिंग के अंदर, तो धुएं की एक क्या कहते हैं गुण धर्म होता है धुएं का कि वो जमीन से कुछ कुछ फुट ऊपर उठ के प्रवाह करता है। तो हम उसी जो 1 फुट 2 फुट की जगह होती है, धुएं के केमिकल के जो क्वालिटी है उसको देखते हुए हम क्रॉल करके अंदर जाते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर बिल्डिंग में जगह नहीं है तब आपने क्रॉल करके जाना है, ये कहीं नहीं लिखा है सर। आपका आंसर मेरे को समझ गया सर। हाँ ओके ओके, आगे बढ़िए दादा। हाँ, तो इमरजेंसी लाइटिंग क्या होती है? इमरजेंसी लाइटिंग वो व्यवस्था होती है, ये भी एक लाइटिंग अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट होता है इमरजेंसी लाइटिंग। तो हम बोलते हैं जो इमरजेंसी लाइट लगी होती है उसको बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? ये एक प्रकार की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है कि जब बिल्डिंग में मेन सप्लाई चली जाती है तो हमारी मेन सप्लाई कटने के बाद जो इमरजेंसी में लाइट जलती है कि मतलब जो लोगों को निकलने में मदद करे या लोगों को जिस जगह वो फंस गए और उनको दिख नहीं रहा है कि अब आगे क्या करना है, तो वहां पर मदद करती है इमरजेंसी लाइट। जैसे कि इमरजेंसी लाइट हमारे घर में भी होती है, यूपीएस के थ्रू हम अपने घर में इन्वर्टर लगाते हैं तो उसको इमरजेंसी लाइट बोलेंगे। यूपीएस जो हमारे घर में लगा है ना उसको हम इमरजेंसी लाइट बोलते हैं, उसको स्केप लाइट नहीं बोलेंगे। स्केप लाइट का बड़ा ही क्लियर टर्मिनोलॉजी है कि जो स्केप रूट्स पर जो हमारी लाइटिंग लगी होती है उनको हम स्केप लाइटिंग बोलते हैं। सर 2 मिनट मैं भी लूं? कौन बोला?
मैं बोल रहा हूँ सर अरुण। हाँ सर बताएं सर। सर दो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तीन बात में लाइन तक इमरजेंसी लाइट जलनी, वो नॉर्मल लाइट आपकी सारी कट ऑफ हो जाएंगी, उसके बाद में बैटरी बैकअप रहता है, बैटरी बैकअप से जलती है। जो तुम्हारे साइनेजेस में मेनली एग्जिट रूट्स के अंदर, इनके अंदर लगाई जाती हैं। सेकेंडली क्राउलिंग वाली बात कर रहे थे। क्राउलिंग बेसिकली जो दिया हुआ है, यहाँ आपका डार्क एरिया है जहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ के लिए क्राउलिंग बोला हुआ है। उसमें ऐसा नहीं है, हाइट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है आगे और सर्चिंग करने जा रहे हैं अंदर डार्क रूम के अंदर, चाहे स्मोक फील्ड है या मान ली लाइट नहीं है, कुछ भी है, तो उसके अंदर क्राउलिंग है। और हाथ भी वो अपनी फाइट को खींचे जाते हैं, वो इसलिए खींचे जाते हैं कोई वायर वायर कुछ मिल जाए तो उस कंडीशन में होता है। बराबर है, बिल्कुल सही। और इसमें एक ऐसा चीज नहीं है, और मैंने भी देखा है कि कई जगह बोलते हैं कि किसी अंडर जगह जा रहे हैं वहां पे क्राउलिंग तो सभी जगह है। अगर कोई आप डार्क एरिया में जा रहे हो या कोई ऐसा एरिया स्मोक फील्ड एरिया है जिसके अंदर आप जा रहे हो, तो आपको लेट के जाना है। आपको उसमें हीट भी कम आती है, आपका थोड़ी विजुअलिटी नीचे बढ़ जाती है। और जो है क्राउलिंग इसलिए हो जाता है कि ऊपर है ओवरहेड से कुछ लटक रहा हो तो वो भी आप से बच सकते हैं। और हाँ इमरजेंसी लाइटिंग भी बिल्कुल। क्लियर है कि 2 घंटे तक जलनी चाहिए, 2 आवर्स तो बिल्कुल रहनी चाहिए। अगर नहीं लगी हुई है, कोई आप जा रहे हो कि फायर पे नहीं है, तो वो ऑक्यूपेंट की गलती है या उसका सिस्टम नहीं कर रहा है। सारी लाइट कट ऑफ होने के बाद भी इमरजेंसी लाइट 2 घंटे तक रहनी चाहिए, जिसमें फायर पैनल्स हो गए तुम्हारे, ये तुम्हारे कॉरिडोर्स हो गए, एग्जिट रूट्स हो गए। अभी तो फायर एग्जिट को भी ये बोला हुआ है कि ऊपर भी रहना चाहिए और तुम्हारा फ्लोर लेवल पे 6 इंच के आसपास भी एक एग्जिट साइनेज होना चाहिए, जो नीचे क्रॉलिंग करता हुआ आ रहा है उसको दिखाई दे। ऊपर तो होना ही चाहिए आई साइड हाँ लेवल हाँ पे। ये भी बोला हुआ है कि आप 6 इंच के आसपास। नहीं रही है। जी कंटिन्यू करिए। एक चीज और मैं ऐड करूंगा जो ये बता रहा हूँ। जैसे अभी इंडिया में तो उस तरह का हम लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। जहां मैं हूँ, तो जब ईयरली जब बिल्डिंग का या किसी भी प्रीमाइसेस का जब लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें एक स्पेशल क्लॉज है कि आपका इमरजेंसी लाइटिंग जो है उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को, जो यहाँ जो सिविल डिफेंस काम करती है, उसके अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है या नहीं, और दिया हुआ है तो उसका रिपोर्ट हमको चाहिए। ये इमरजेंसी लाइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करके लोग काम करते हैं। अभी इंडिया में आने में टाइम लगेगा, लेकिन अरुण सर ने सही बोला कि अगर लाइटिंग नहीं है, 2 घंटे नहीं चल रही है, दैट मीन्स वो एनओसी लेने में कुछ झोलमाल किया गया है। हाँ नहीं बिल्कुल सही अरुण सर, थैंक यू सो मच सर। बेसिकली जो एनबीसी में स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारे सही हैं, बिल्कुल अरुण सर ने वैसा ही बताया। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ कि इमरजेंसी लाइटिंग किसे कहते हैं और एस्केप लाइटिंग किसे कहते हैं। वीरेंद्र नेक्स्ट पेज कर देना। क्लॉज 2.25 है, वो है फायर लोड से रिलेटेड, और क्लॉज 2.26 है फायर लोड डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, फायर लोड क्या होता है कि ये एक कैलोरीफिक एनर्जी है जो किसी एरिया में मौजूद होती है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर रूम है, सेक्शन है, कोई प्लेस है, आखिर इसको जैसे कहते हैं ना कि एक ये प्लेस है बड़ा हजार्डियस है, तो हजार्डियस कैसे कह देते हो? क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं। तो कंबस्टिबल मटेरियल्स के होने से क्या होता है कि हम आखिर उनको कैसे कह देते हैं कि ये अगर इनमें अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हजार्ड हो गया, तो ये काफी मात्रा में क्षति पहुंचा सकते हैं। तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं, एक उनके लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी बना रखी है, उसको कहते हैं फायर लोड। यानी कि एक कमरे में मौजूद जितना भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसको कैलकुलेट करना कि इससे कितनी मात्रा में क्षति पहुंच सकती है।
और उसका फायर लोड निकालना है कि यहाँ पर आग लगने की संभावनाएं कितनी है, या लगेगी तो कितनी क्षति में लग सकती है, कितनी क्षति हो सकती है। और दूसरा, अगर वहां पर प्रॉपर फायर प्रोटेक्शन के जितने भी एक कहते हैं ना कि प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स नहीं किए हुए हैं या वहां पर मौजूद नहीं है, सेपरेशन नहीं है डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज के बीच में, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये एक क्लासरूम है, क्लासरूम के बगल में एक केमिकल लैब है, मतलब केमिस्ट्री की लैब है। ये क्लासरूम है बच्चों का जो मैंने फोटो में दिखाया है, इसको मान लीजिए कि ये क्लासरूम है और इसके पीछे एक केमिस्ट्री की लैब है, ठीक है। और बीच में एक वुडन का पार्टीशन लगा है 2 कमरों के बीच में, ठीक है। तो अभी क्या है कि डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज है, ठीक है, डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज है और वहां पर सेपरेशन सेग्रीगेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो हम वहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर रिस्क असेस कितना हो रहा है, तो उसके लिए हम उसका एक फायर लोड निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लॉज 2.26 में फायर लोड की डेंसिटी है कि फायर लोड कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक अपना, मैं जब वियतनाम में था तो वहां पर एक फैक्ट्री में डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज थी, मतलब एक तरीके से समझ लो कि मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी थी। तो मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी में सेपरेशन नहीं था फायर का, तो वहां पर ये मैंने एक लोड कैलकुलेट किया था, वहां पर मैंने लोड कैलकुलेट किया था। अच्छा, तो लोड कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर आप देखिए कि फायर लोड कैसे कैलकुलेट होता है। फायर लोड कैलकुलेट होने के लिए जो भी वहां पर कंबस्टिबल मटेरियल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है क्या मुझे? कोई बता दे। सर जो भी मटेरियल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मतलब देखो से जो एग्जांपल जैसे सर पानी है, ये बर्फ है, बर्फ में कितना हीट देंगे कि वो दोबारा पानी बन जाएगा? सर वो जो हीट देते हैं सर उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू मेरे हिसाब से। ये तो तुमने लेकिन एक चीज है निर्वाण सर और वीरेंद्र, एक चीज है कार्तिक में और आदित्य में कि ये बच्चे जो है ये पार्टिसिपेशन करते हैं चाहे कुछ हो जाए। सर नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताना चाहेंगे सर हम भी। हाँ बताएं। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो, कैलोरीफिक बोलो। वैल्यू जो बेसिकली ये एक एनर्जी होती है, हीट एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं इसको। इसकी यूनिट होती है किलो जूल और किलो वैल्यू KCl। जबकि 1 kg कोल को जब कंप्लीटली कंबस्टिबल किया जाता है, मतलब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब ये हमारा निकल के आता है। तो इसका कैलोरीफिक उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कार्तिक, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आपने जो यूनिट बोला ना, यूनिट क्या बोला? किलो पर जूल, किलो जूल बोला कहते हैं। सर आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। आप जब भी ऐसा कार्तिक, वीरेंद्र फिर से सुनना चाहते हैं, तुमने क्या बताया है? ओके सर। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब जो हीट एनर्जी जो रिलीज होती है हमारी, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और जैसे कि जब हम 1 kg किसी कोल को कंप्लीटली बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जितनी एनर्जी वहां से निकलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। एक्सेलेंट। इसकी ऐसा ही KJ होती है,
और किलो पर कैलोरी है। KCA। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हुआ, ये इसीलिए मैं नहीं बोल सुन रहा था। पा रहा है वीरेंद्र बार बार। ये जो यूनिट जो बोल रहे हैं ना, यूनिट में आगे पीछे आप हो रहे हैं। आपने आपका डिफिनीशन सही है कि 1 किलोग्राम कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल को जलाने से जितना जो ऊर्जा निकलती है वो कैलोरीफिक वैल्यू है। तो पर किलो और जो एनर्जी का जो यूनिट है वो डालेंगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा। इसीलिए मैं आखिरी में टोक रहा था कि आप यूनिट क्या बोल रहे हैं। सर इसकी यूनिट बोलेंगे हम लोग किलो जूल, क्योंकि जूल हम एनर्जी का यूनिट है और किलो हमारा 1 kg किलोग्राम का यूनिट है। कार्तिक जी, किलो जूल का मतलब हो गया कि 1000 कैलोरी जूल। किलो जब लगाते हैं ना तो उसको 1000 हो जाता है। हेलो, यस सर। जी दादा, कंटिन्यू करें अभी अब। अरुण सर कुछ कह रहे हैं। कोई भी यूनिट यूज कीजिए, कैलोरी कीजिए या जूल कीजिए, दोनों एनर्जी की या हीट की ही यूनिट है। किलो यूज कर रहे हो, मेगा यूज कर रहे हो तो वो उसको अपग्रेड मतलब आगे लगा रहे हो कुछ उसके, ये है। या जूल में आप मेजर कीजिए चाहे कैलोरी में कीजिए, एक ही बात है उसमें। कैलोरी जूल में कन्वर्ट देखो, हाँ कुछ भी है, वो किलो लगाओ तुम, जो है कुछ भी लगा दो, वो मैटर नहीं करता है। बेसिकली जो समझने वाली परिभाषा थी वो तुमने बहुत सही बताई कि मतलब एक सर्टेन अमाउंट जो होता है किसी सब्सटेंस का, उसको जब हम हीट देते हैं तो उससे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है पर ग्राम जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इसको जूल पर ग्राम भी बोल सकते हो, किलो जूल पर किलोग्राम भी बोल सकते हो, किलो कैलोरी इंटू XYZ कुछ भी लगा के बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली समझने वाली चीज क्या होती है कि जो फॉर्मूला है इसका फायर लोड का, तो आपको पर्टिकुलर जो वहां पर मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, या जो कोई भी पेपर है, कोई भी XYZ मटेरियल है, तो उसका टोटल वेट जो उस पर्टिकुलर रूम में है वो वेट आपको पता होना चाहिए, प्लस उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू, और फिर उसको हम फ्लोर एरिया से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया फायर लोड का कैलकुलेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आता है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस वर्ड को मैं क्यों लेके आया हूं अपनी टर्मिनोलॉजी की लिस्ट में, रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि हम लोग बातें करते हैं कि हमारी ऑक्यूपेंसीज के बीच में इतने आवर का डोर होना चाहिए। जैसे हम सभी लोग बात करते हैं ना कि भाई फायर एग्जिट डोर जो है कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, केमिकल प्लांट्स हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर कितने आवर के फायर रेटेड डोर्स होते हैं, जो हम लोग बात करते हैं ना कि फायर रेटेड डोर्स चाहिए, इतने चाहिए होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, उनकी जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है वो है फायर रेजिस्टेंस। और फायर रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, और ये मेजर करती है कि वो किस लेवल तक फायर को रेजिस्ट कर पाएगी, उसकी स्टेबिलिटी चेक करने का। उसका पहला गुणधर्म क्या है? स्टेबिलिटी। दूसरा है उसका इंटीग्रिटी, और तीसरा है इंसुलेशन, जो कि अपने नाम से ही एकदम क्लियर हो जाता है कि किसी भी लोड बियरिंग मटेरियल की स्टेबिलिटी, यानी कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि आपके सामने ये बना हुआ है ना, इमेजेस देखो, आर, इसमें आपको सिर्फ दिखा रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है स्टेबिलिटी आर, फिर दूसरे में आपको दिखा रहा है इंटीग्रिटी, और तीसरे में आपको दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी और इंसुलेशन। ये इमेज क्लियर है ना? इस इमेज में आपको देख के तीनों चीजें, पहले अकेले अकेले, फिर आखिरी की इमेज में तीनों चीजें एक साथ कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, और वो कैसे एक
फायर रेजिस्टेंस की क्वालिटी बना रहे हैं, वो देखना है कि स्ट्रक्चरल की स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए कि फायर रेजिस्टेंस होने के लिए आप अगर किसी भी चीज को कोई कोई ब्रिक वॉल है, कोई कंक्रीट वॉल है, ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना कि मतलब स्टोरेज एरिया और प्रोडक्शन एरिया के बीच में कम से कम 2 घंटे का फायर रेजिस्टेंस वॉल होना चाहिए। हम लोग एज एन ऑडिटर जब ऑडिट करते हैं तो बताते हैं कि स्टोरेज यानी कि किसी केमिकल का स्टोरेज है या कोई प्रोडक्शन एरिया का कोई यूनिट है, उसके बीच में अगर वो दोनों अगल बगल है तो उनके बीच में कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे का फायर रेजिस्टेंस वॉल होना चाहिए। तो ये कैसे बोल पाते हैं हम, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर 2 घंटे का चाहिए, यहाँ पर 4 घंटे का चाहिए। ये बहुत इन डेप्थ स्टडी है, ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं ना चीजें कि भाई ये 2 घंटे का चाहिए, यहाँ पर हमें ये इंसुलेशन चाहिए, ये इंटीग्रिटी चाहिए, क्योंकि फायर जब होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हम 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 4 घंटा, 3 घंटे का फायर रेजिस्टेंस इसलिए बनाते हैं कि हमारी फायर फाइटिंग से पहले या ड्यूरिंग फायर फाइटिंग, और अगर हम उस पोर्शन पर आग लगी है तो हमारा जितना बाकी का सेटअप है, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चरल सेटअप है, जो हमारा बाकी का सेटअप है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो कितनी देर तक आग झेल पा रहा है, कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है ना। आग लगने से क्या होगा, अगर आपका रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ब्रिक क्या है, सीमेंट क्या है, ये एक इनका एक रेजिस्टेंस है 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का। 30 मिनट के बाद इनमें क्रैक्स आने लगेंगे, आग या ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स को पका देगा, जला देगा, तोड़ देगा, तो हमारी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। हम रेजिस्टेंस क्यों बना के रखते हैं, रेजिस्टेंस क्यों मेंटेन करके रखते हैं फायर का, कि हमारा जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना वो कितनी देर तक फायर को झेल सके, यानी कि कितना उसका रेजिस्टेंस पावर है, इसके लिए। तो उसके लिए वो 3 एलिमेंट होते हैं, REI, यानी कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी स्ट्रक्चरल की, और इंसुलेशन स्ट्रक्चरल पर। ये आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कर देना मेरे। मीटिंग कहाँ चली गई? हाँ, अच्छा, फ्लोर एरिया रेशियो आ गया। अब फ्लोर एरिया रेशियो कैसे निकालते हैं तो वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये मुझे कोई बताए कि फ्लोर एरिया रेशियो निकालते क्यों है, कोई बता दे। कार्तिक बता दे, आदित्य बता दे, लेकिन कार्तिक आदित्य तो ज्यादातर जवाब दे ही रहे, कोई और बताए मुझे, कोई और बता दे। नॉट ऑडिबल, वॉइस नॉट ऑडिबल। वीरेंद्र, मेरी आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है दादा। कभी कभी क्या आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, कभी कभी जो इंडिविजुअल है उनका डेटा का जो लेवल है 3G या 4G जो यूज कर रहे हैं वो नहीं है, तो आवाज आगे पीछे होगा। अच्छा, अभी जैसे हमारा जो एडमिन टीम में विनोद जी वो बोले कि मेरा डेटा कम हो रहा है, इसकी वजह से वो वॉइस मुझे नहीं आ रहा, तो मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। मैं बोला ओके विनोद जी आप रिकनेक्ट कीजिए। तो सिमिलर आई थिंक कार्तिक के साथ भी होगा। चलो कोई नहीं। तुषार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा तुषार जी, मेरे को बताइए फ्लोर एरिया रेशियो क्यों निकालते हैं, कुछ आइडिया है क्या? अरे इसके बारे में कोई मेरे को आइडिया नहीं है सर। अच्छा, और कोई? कार्तिक, आदित्य? सर मुझे लगता है कि ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाने के लिए हम लोग एरिया निकालते हैं।
बेसिकली बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्लोर एरिया रेशियो आप क्यों निकालते हैं, रीजन क्या होता है कि प्रेमाइसेस बहुत बड़ी होती है। अभी प्रेमाइसेस में ऑक्यूपेंट कितने एरिया में बैठ रहे हैं, यानी कि आपका जो मेन कर्म और धर्म है वो क्या है, लाइफ सेफ्टी। तो वो जो लाइफ सेफ्टी करनी है ना, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ऑक्यूपेंट कितने एरिया में बैठ रहा है। देखो भैया, डॉक्यूमेंट दोबारा बना सकते हो, मशीन दोबारा खरीद सकते हो, ठीक है ना। मटेरियल और मशीन को तुम दोबारा खरीद सकते हो, बना सकते हो, लेकिन अगर मैन का लॉस हो गया, यानी कि 3M में से मैन, मशीन और मटेरियल, तो मैन का लॉस हो गया तो वो मैन और उसके जैसा मैन आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। कोई अपना खो जाता है वो दुख बहुत ज्यादा होता है, हमारी मशीनरी टूट जाए, हमारा डॉक्यूमेंट जल जाए, डजंट मैटर, बट हमारा अगर लाइफ सेफ्टी खो जाती है तो वो बहुत हर्ट करती है। और वो बहुत, एक फायर फाइटर के लिए सबसे बड़ा लॉस यही बात का होता है। उसको लॉस किस बात का फील होता है कि वो जान नहीं बचा पाया, या उसके पहुंचने से पहले ही बंदा मर गया, या वो रेस्क्यू कर रहा था लेकिन वो नहीं बच पाया, वो फुल बॉडी बर्न्ड हो गई तो वो रेस्क्यू कर रहा था। तो मतलब ये XYZ एग्जांपल्स है। तो लाइफ सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर आपके क्वेश्चन को मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। तो फ्लोर रेशो के बारे में बताया, बहुत बढ़िया बताया सर। हेलो, अभी बताया नहीं है सर, अभी तो शुरू किया है। ठीक है सर, आप पूरे बताइए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप पूछिए 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 पूछिए। क्वेश्चन करूंगा सर मैं। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। अरे तुषार जी, मैं वैसे हाँ हाँ, हेलो वो आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक होके आ रहा है। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल है सर, जो आप हाँ फ्लोर रेशो के बारे में बता रहे हैं, उसके मुताबिक कोई काम करता नहीं। आप किसी भी इंडस्ट्रियल में जाके देखो, उसके मुताबिक कोई नहीं। और फायरमैन अगर कोई फायर फाइटिंग में जाता है, उसको जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस फ्लोर रेशो के मुताबिक कोई काम नहीं करता। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट की ये है कि हमारे इंडियन फायर के बारे में इसकी कमी है। अच्छा, ये मैं पूछ रहा। देखिए तुषार जी, सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिकली मैं आपका दुख और दर्द दोनों समझ पा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारा और आपका काम क्या है कि हमें एक सरकार का जो पत्र है वो मिला हुआ है, उस पे साफ लिखा हुआ है कि भाई हमें इन इन नियमों का पालन करके आगे बढ़ना है। हमें अपनी बिल्डिंग की जो रचना है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, आपके उस बात से पूरा ये हूँ, लेकिन पिछले साल मैं अपने खुद 3 साथियों को अपने सामने खुद गमाते हुए देखा हूँ, मैं खुद शहीद होते हुए देखा हूँ। मैं वही बोला ना कि लॉस उसी बात पे लगता है, दुख उसी बात पे होता है जब एक फायर फाइटर लाइफ सेफ्टी में फेल हो जाता है, या वो चाह के भी नहीं बचा पाया, या उसके पहुंचने से पहले घटना हो जाए। मैं ये नहीं कहता मेरे फायर फाइटर की गलती है। गलती क्या होती है कि बिल्कुल सर, विषय क्या है कि तो कार्य नहीं हो। हाँ जी जी कृष्णा, कृष्णा, मैं सुन नहीं पाया है। शायद गलती से उनका माइक ऑन हो गया। अपने अनुसार कोई कार्य नहीं हो और अपने बोलिए बोलिए कृष्णा, बोलिए बोलिए। जी, अपने अनुसार जो कार्य नहीं हो तो उसमें सरकार का क्या, सरकार तो कुछ भी नहीं करती कुछ उसमें तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज, तुषार जी और कृष्णा सुनो मेरी बात, यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे मत लाना बीच में। गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन ना। देखो देखो, तो मेरा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट फायरमैन के अनुसार चलना चाहिए, न कि पॉलिटिकल के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि हमको पब्लिक की जान बचानी है सर, न कि उनकी जान लेनी है हमको। तुषार जी, मैं इसमें मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट ज्यादा रुक जाइए। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है ना, अगर वो फॉलो नहीं होता है तो सिस्टम का फेल्यूर है, इंडिविजुअल किसी का फेल्यूर नहीं होता है। सबसे पहले वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और
किस जगह में कौन से परिस्थिति में क्या हो रहा है, इसके लिए हम जैसे जो लेमैन आदमी है ना, जो हम लोग आखिरी यूजर हैं, हम लोग फायर फाइटर आखिरी पंक्ति में खड़े होने वाले लोग हैं, हमारा वो जिम्मेदारी नहीं है। हम तो उस दुख से रो रहे हैं कि भाई ऐसा होता क्यों नहीं है। नहीं होने का बहुत, उस पर अगर कभी बात होगा तो हम लोग एक प्राइवेटली हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता है। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप भी अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। अभी उस पर डिस्कस करके ये सेशन में फायदा नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल। वीरेंद्र नेक्स्ट कर दो स्लाइड। अच्छा, ये ना एक मैंने ऑक्यूपेंट लोड के बारे में लिया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम फ्लोर एरिया रेशियो निकालते हैं ना, तो हमको जरूरत पड़ती है ऑक्यूपेंट लोड की, और ऑक्यूपेंट लोड की हमें हर जगह जरूरत पड़ेगी, हर जगह जरूरत पड़ेगी फायर फाइटिंग से रिलेटेड। अगर हमें एक्चुअली ऑक्यूपेंट लोड का मुद्दा ये होता है कि एक फ्लोर पर कितने नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक शॉप ओनर या एक ऑफिस का ओनर जो है वो क्या करता है कि एक फ्लोर ले लेता है, और पहले स्टार्टिंग में मतलब सीटिंग अरेंजमेंट होता है तो पता चलता है कि उसके 250 बंदे आएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि 250 से 275 हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं। तो ये गलतियां करते हैं शॉप ओनर, बिजनेस ओनर, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है फायर फाइटर्स को। जो तुषार जी की बात थी, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रख रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है, तजुर्बे हैं मेरे पास भी, और मैं उनको जानता हूँ और समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने बात कही है वो गवर्नमेंट के प्रपत्र का जो अवहेलना करते हैं उसी के चलते ये सारी घटनाएं होती हैं। ऑक्यूपेंट लोड जानना बहुत जरूरी है। फ्लोर एरिया रेशियो निकाल लिया, उसके बाद हमें ऑक्यूपेंट लोड को निकालना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर फ्लोर पर किस कैटेगरी की बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल है, बिजनेस है, मर्केंटाइल है, इंस्टीट्यूशनल है, इंडस्ट्रियल है, कैसी बिल्डिंग है, उसमें किस फ्लोर पर कितने लोग होने चाहिए, वो निकालना बड़ा जरूरी है। और एक लोड प्लान भी होना चाहिए। मैं आपको एक और नई बात बता देता हूँ, एक फ्लोर पर अगर मशीनरीज रखी हैं और ऑक्यूपेंट्स भी हैं तो ये दोनों अलग चीज है। फ्लोर का लोड प्लान होना बहुत अलग बात है, ऑक्यूपेंट लोड का कैलकुलेशन एक अलग बात है। लेकिन झेलना किसको पड़ता है? फायर फाइटर को। और वहां पर उसको क्या होता है कि वो दिमाग में कंसेप्ट बना के जाता है ऑक्यूपेंट लोड के हिसाब से, क्योंकि उसने बचानी होती है लाइफ। लेकिन वहां पर क्या होता है कि ऑक्यूपेंट लोड मैच कर गया, लेकिन फ्लोर का लोड प्लान नहीं मैच कर पाता है, जिसकी वजह से जो हमारे फायर के एस्केप रूट्स है ना, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो कम पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। और जो हमारे फायर के जो एग्जिट कॉरिडोर्स होते हैं, एग्जिट पैसेजेस होते हैं, जो फ्लोर के अंदर होते हैं, जिनको हम आयल्स कहते हैं, वो आयल्स का प्रॉपर मार्किंग नहीं होता है। हमें अगर चाहिए 90 mm चाहिए, मतलब हमें अगर चाहिए कि भाई ये इतना 1 मीटर होना चाहिए, तो वो 1 मीटर का प्रॉपर पैरामीटर नहीं होता। ये बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि अपना लोड प्लान बनाने के लिए या तो ऑक्यूपेंट लोड गड़बड़ कर देंगे, और अगर ऑक्यूपेंट लोड की बात आएगी तो फ्लोर का लोड प्लान गड़बड़ कर देंगे, जिसमें कुल मिला के आखिर में खामियाजा भुगतता है फायर फाइटर। क्योंकि रेस्क्यू, साल्वेज, XYZ बहुत सारी एक्टिविटीज से होके वो गुजरता है। फायर फाइटिंग हो गया, रेस्क्यू हो गया, कॉर्डन हो गया, साल्वेज हो गया, सारी एक्टिविटीज से होके वो गुजरता है। बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ और आपकी भावनाओं को भी मैं समझ रहा हूँ, पर मुद्दा क्या है कि हमें ऑक्यूपेंट लोड निकालना है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं NBC की, और NBC में जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। तो ऑक्यूपेंट लोड को निकालना बहुत जरूरी है, और ऑक्यूपेंट लोड का पता होना भी बहुत जरूरी है। एक फायर पर्सनल को पता होना चाहिए कि किस प्रकार की बिल्डिंग है, और उस प्रकार की बिल्डिंग में प्रत्येक फ्लोर पर कितने लोग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फायर वार्डन होता है बिल्डिंग का, अगर आपकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा है फ्लोर पर और ऑक्यूपेंट लोड कैलकुलेटेड है आपका,
तो और आपके पास लोड प्लान है फ्लोर का, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं शॉप ओनर को या बिजनेस ओनर को या फ्लोर के ओनर को, आप बोल सकते हैं कि बॉस यहाँ ऑक्यूपेंसी कम करिए। अगर आपकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो रही है तो आप लीज डिपार्टमेंट में बात करके उनको दूसरा ऑफिस बोलने के लिए प्रपोज करिए, सजेस्ट करिए। वैसे ये काम हम लोग का नहीं है, ये काम हमारा है। सिर्फ हमारा काम ये है कि बताना कि यहाँ पर ऑक्यूपेंट लोड एक्सीड कर रहा है। नेक्स्ट करना। अच्छा, एक रैंप का भी बड़ा क्वेश्चन आया था। किसी ने ये एक्चुअली जब भावेश फेसबुक पोस्ट चलाता है ना, तो भावेश उसमें क्वेश्चंस बोला था भावेश ने कि आप सभी लोग क्वेश्चन पूछिए। तो उसमें किसी ने रैंप के बारे में भी पूछा था, तो मैंने क्लॉज 2.52 स्पेशली उन्हीं के लिए ऐड किया जिन्होंने फेसबुक पे पूछा था, मुझे नहीं पता उनका नाम अभी। तो रैंप का कैलकुलेशन करना बड़ा जरूरी है, ये भी समझ लीजिए। रैंप का हाँ, रैंप का कैलकुलेशन पता करना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके का एस्केप पाथ है। किसके लिए है ये रैंप जो है? एस्केप पाथ किसके लिए है? कोई बता सकता है? ये रैंप का इस्तेमाल एज एन एस्केप पाथ हम कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं? सब एक दूसरे का वेट ही करते रह जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अच्छा, तो हमेशा इसमें जो हम लोग बोलते हैं कि फायर फील्ड में जो भी लोग हो लॉजिक पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा काम होगा। कोई भी चीज है तो सीढ़ी की स्टेप कौन यूज कर सकता है, रैंप कौन यूज कर सकता है, ये बहुत कॉमन सा एक अरुण सर कुछ कह रहे हैं क्या? जी मैं तो यही बोल रहा था, रैंप जो है हॉस्पिटल्स में नॉर्मली यूज किए जाते हैं, या फिर आपको स्ट्रेचर वाले जहाँ भी पेशेंट है वहाँ पे यूज किए जाएंगे, गाड़ियों के इन आउट के लिए। हाँ सर, हाँ सर। सर मेरा भी इसमें एक थोड़ा क्लियर नहीं है। जी बताएं सर। एग्जिट जो कंसिडर करते हैं 1:20 लिखा हुआ है, अगर मान लिया 1:10 है तो एग्जिट में कंसिडर नहीं करना चाहिए रैंप को। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ सर, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो परसेंटेज है ना 1:20 का मतलब होता है 5% का रैंप। तो इसमें क्या होता है कि जब हम परसेंटेजेस बढ़ाने लगते हैं ना 5, 6, 8, 10, 12, ये होते हैं रैंप का। जो आप एंगल देख रहे हैं ना, स्लोप डिग्री दिख रहा है ना सर, तो ये स्लोप डिग्री क्या होगा, चढ़ता चला जाएगा। मतलब जैसे ये 5% है, फिर ये बढ़ता चला जाएगा सर। 5% सबसे लेस है सर। ये व्हील चेयर वालों के लिए, स्ट्रेचर वालों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हॉस्पिटल में विजिट करने जाता हूँ कई बार, तो जी सर, उनकी मेंटलिटी रहती है कि वो रैंप को एज ए एग्जिट यूज करना चाहते हैं कि सर हमारी एक स्टेयरकेस है, एक ये है, तीसरा हमारा रैंप है। तो मेरा यही क्वेश्चन रहता है कि 1:20 है तो हम उसको एग्जिट में ले सकते हैं। अगर 20 से उसका आपका डाउन जा रहा है, 1:12 जा रहा है, 1:10 जा रहा है, तो इसका मतलब तो उसको यूज नहीं करना चाहिए ना फिर एग्जिट के लिए। नहीं सर, नहीं सर, इमरजेंसी एग्जिट रूट नहीं बनेगा वो। हाँ तो वो ओनली आपका, आप स्ट्रेचर ले लाओ आपकी मेडिकल के लिए या हॉस्पिटल के लिए तो आप यूज कर सकते हो उसको, पर एज ए एग्जिट आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सर एनबीसी में जो भी बात करी गई है वो एनबीसी में हमने करी है 5% की ही बात करते हैं एनबीसी में। एनबीसी में इसके ऊपर के जो परसेंटेजेस हैं उनको इमरजेंसी एग्जिट एस्केप पाथ नहीं मानते हैं। रीजन क्या है कि जैसे जैसे आपकी स्लोप डिग्री बढ़ती चली जाएगी, आपका जो वर्टिकल स्पेस है, जो राइजर है, वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा और नीचे का एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें लोगों के ट्रैप होके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लिया सर एक फ्लोर जो है आपका 3 मीटर जरा 3 मीटर का मतलब 10 फीट के आसपास जा रहा है, 10 फीट की हाइट मान लिया, तो उसके में आपको 60 फीट देना पड़ेगा लेंथ इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल।
60 फीट का कर रहे हैं, 60 फीट पर हम रखते ही नहीं हो, 10-15 फीट में या ज्यादा 20 फीट क्लियर कर लेते हैं एक फ्लोर को। वो एक्चुअली सर क्या करते हैं ना कि अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, मैं भी ऑडिट्स करता हूं सर वहां पे, तो बेसिकली होता क्या है कि वो मीट कर जाते हैं स्लोप डिग्री को। हम लोग जो चीजें पैरामीटर को लेते हैं ना, तो ये जो स्लोप डिग्री है ना सर, वो स्लोप डिग्री को मीट कर जाते हैं। तो हम लोग, जब मैं ऑडिट करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि राइजर की लेंथ लेता हूं और रैंप की लेंथ लेता हूं, दोनों के जब एक दूसरे से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि इनका स्लोप एंगल कितना है। तो वो स्लोप एंगल अगर मेरा 5% से ज्यादा का जाता है, या राइजर और रैंप लेंथ के बीच में मुझे 1:20 का रेशियो नहीं दिखता है, तो मैं ऑब्जेक्शन उठाता हूं। अगर मेरा स्लोप डिग्री मैच कर जाता है तो मैं बोलता हूं कि हाँ ठीक है। वो बेसिकली लेंथ तो नहीं ले जाते, लेकिन सर फॉर्मूला यही करता है, आप सही कह रहे हो। 1:20 का मतलब ही वही है कि अगर कोई चीज एक है तो उसके 20 गुना आपका वो होना चाहिए, इसीलिए उसको रैंप बोला गया है। और एनबीसी ने बहुत क्लियर बोला है कि 5% का जो स्लोप डिग्री है, वो 5% वाले में जितना एंगल बनता है 30 डिग्री का, वही हमें फॉलो करनी है। अभी ये सेशन में दादा 2 मिनट या 1 मिनट बच रहा होगा, क्योंकि आपका अरुण सर का डिस्कशन चालू था तो मैं बीच में बोल नहीं रहा था कुछ। चलो बाकी का अगली बार कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ज्यादा बोल गया। नहीं, अब कल